हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रही थी, तो उसमें यूनिट 1 की मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें आप लोग को बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है, क्या उसके उद्देश्य हैं, उसके किस तरह से की जाती है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि कॉस्ट क्या होती है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। ये हमने यूनिट 1 में पढ़ा था। तो इसमें आगे कुछ चीज़ें यूनिट 1 में रह जाती हैं कि किस तरह से मटेरियल कंट्रोल क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉसेस। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि मटेरियल कंट्रोल क्या होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। और इसकी जो फर्स्ट पार्ट था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आई बटन में दे दूंगी। आप लोग वहां से उसे देख लीजिएगा तो आपको बेस अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि सामग्री नियंत्रण है क्या। किस तरह से बात आती है मटेरियल कंट्रोल की। तो हमने इसे प्रीवियस वीडियो में ये तो पढ़ लिया था कि मटेरियल क्या होगा, कितनी तरह के होते हैं, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। यहाँ पर बात आ रही है कि कैसे उस पर नियंत्रण रखा जाए, क्योंकि मटेरियल जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहिए कि रोल प्ले करता है या बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है किसी भी प्रोडक्शन में, क्योंकि बिना मटेरियल के आप प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। लेकिन पॉइंट ये आ जाता है कभी कभी कितना मटेरियल अपने पास रखें ऑलरेडी स्टॉक में बनाने के लिए वस्तुओं को, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि कितना हम किस तरह से मटेरियल को यूज़ करें कि उसका वेस्टेज ना होने पाए। इन सारी चीज़ों के लिए क्या होता है कि उस पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत होती है, कंट्रोल करने की। यही पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो इसमें सबसे पहले इसके उद्देश्य क्या होते हैं समझ में तो आपको क्या आ गया कि क्या होता है सामग्री नियंत्रण या मटेरियल कंट्रोल। अब आ जाते हैं कि किस उद्देश्य से किया जाता है। इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों रहेगा। तो पहले थोड़ा सा थ्योरी में समझ लीजिए इसके बारे में, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पर चलेंगे। तो सामग्री सूची या सामग्री नियंत्रण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मटेरियल कंट्रोल। तो पहला क्या हो जाता है कि ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, कार्यचालन उद्देश्य। तो ये क्या हो जाएंगे कि सामग्री की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, कि जब भी प्रोडक्शन की आवश्यकता हो, कि प्रोडक्शन जब हम करने वाले हैं तो ऐसा ना हो कि हमारे पास स्टॉक में रॉ मटेरियल हो ही ना। रॉ मटेरियल का एक स्टॉक होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी हो जाती है कि अच्छी प्लानिंग हमने करी हो, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो और नियंत्रण कंट्रोल अच्छा हो। फिर आ जाता है क्षय को रोकना, अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज, कि किसी तरह की सामग्री जो है उसकी चोरी ना हो, लीकेज ना हो, क्षय ना हो, या फिर जो है धूल या जंग ना लगे। वो डिपेंड करता है कि किस तरह की है रॉ मटेरियल का हम यूज़ कर रहे हैं। तो वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं कि किस तरह के क्षय को, नुकसान को रोका जाए। फिर आ जाता है निर्माणी कार्यकुशलता को प्रोत्साहन, प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी। यहाँ पर यह रहता है कि जब भी प्रोडक्शन में यूज़ की जा रही है मटेरियल तो इस तरह से यूज़ की जाए कि उसका क्षय ना हो, अपव्यय ना किया जाए, और सही किस्म की माल उपलब्ध कराया जा सके प्रोडक्शन के लिए। फिर आ जाता है ग्राहकों की अच्छी सेवा, बेटर सर्विस टू कस्टमर्स, कि किस तरह से अच्छा माल तैयार करके फिश गुड्स इसे बोलते हैं, ग्राहकों के या कस्टमर्स के जो भी ऑर्डर्स होते हैं उसको पूरा किया जा सके सही टाइम पर। फिर आ जाता है विभिन्न स्तरों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट लेवल्स, कि क्या क्या लेवल हैं। तो आप आगे पढ़ेंगे इसमें ईओक्यू होगा, न्यूनतम स्तर है, मिनिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल है, रीऑर्डर लेवल है। ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, जो कि हैं एग्जाम में आते भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। फिर आ जाता है सामग्री संग्रहण की कुशल व्यवस्था, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ स्टोरेज, कि जिस तरह से माल को रखा जा रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि स्टॉक को कैसे रखा जा रहा है, कि स्टॉक का क्षय ना हो, साथ ही रिकॉर्ड भी पूरे तरह से रहे, और जितना रिकॉर्ड में है एक्चुअल में उतना जो स्टॉक है वो अवेलेबल भी हमारे पास हो। ये हो जाते हैं कार्यचालन उद्देश्य, ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब आ जाते हैं वित्तीय उद्देश्यों पर, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स पर। पहला हो जाएगा अनुकूलतम विनियोग, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की, कार्यशील पूंजी की, तो वहाँ पर जो स्टॉक में लगी हुई पूंजी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम बहुत ज़्यादा स्टॉक जो होगा रॉ मटेरियल खरीद करके रख लेंगे परचेस करके, तो काफ़ी पूंजी, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हमारी उसी रॉ मटेरियल में ही रह जाएगी। तो आगे बिजनेस को चलाने के लिए जो डेली के खर्चे होते हैं ना, वहाँ पर उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं रह जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि हमने बहुत अधिक मूल्य पर खरीद लिया, बाद में उस वस्तु के प्राइजेस क्या होगा, घट गए, तो उससे क्या होगा, नुकसान हो जाएगा हमको। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान दे करके एक आदर्श स्तर डिसाइड किया जाता है जिसके हमारे पास होना आवश्यक होगा। फिर आ जाता है सामग्री की न्यूनतम लागत, मिनिमम कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। यहाँ पे ये चीज़ें देखी जाती हैं। आप आगे ईओक्यू जब निकालेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी,
तो उसमें ये रहता है कि इस तरह से ऑर्डर करें हम कि उसमें बहुत सी चीज़ों को जो है ध्यान दिया जाता है कि कितना आदेश का स्तर है हमारा, एक आदेश को करने में लागत कितनी आ रही है, कैरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, होल्डिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी आ रही है, ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। उसके बाद जो है डिसाइड किया जाता है कि इतने आकार, एक इतना साइज़ में हमको जो सामग्री है उसको परचेस करना चाहिए, कितने इतने टाइम पीरियड पे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं कि उसकी लागत जो हो वो न्यूनतम हो, मिनिमम कॉस्ट पर हो। फिर आता है अनुकूलतम स्टॉक आवर्त, ऑप्टिमम स्टॉक टर्नओवर। यहाँ पर ये चीज़ देखी जाती है कि हम जो है जो स्टॉक में रख रहे हैं अपने, तो उस इन्वेंट्री को कितनी बार पर ईयर है, पर मंथ है, वापस से जो है वो हमारे स्टॉक में आ रहा है और जा रहा है, उसी की बेसिस पर डिसाइड होगा कि उसकी लागत कितनी आ रही है। तो ये चीज़ हो जाते हैं हमारे वित्तीय उद्देश्य, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसलिए किया जाता है सामग्री नियंत्रण, यानी कि मटेरियल कंट्रोल। तो अभी तक इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं कि इसके लाभ क्या हैं या महत्व क्या है। एडवांटेजेस आर इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री मटेरियल कंट्रोल। पहला हो जाएगा उत्पादन प्रक्रिया का सुगम संचालन, स्मूथ वर्किंग ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। जब एक इनफ क्वांटिटी में हमारे पास स्टॉक होगा, अवेलेबल रहेगा परमानेंट, तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा वो लगातार चलता रहेगा बिना किसी रोक टोक के। क्योंकि अगर जो है इन्वेंट्री आपके पास खत्म हो जाती है, मटेरियल खत्म हो जाता है, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन भी रुक जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि एक सही अमाउंट में, एक इनफ अमाउंट में आपके पास इन्वेंट्री होनी चाहिए। वो कब हो पाती है, जब आपने अच्छा मटेरियल कंट्रोल किया। मटेरियल कंट्रोल से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको क्षय से रोकना है, वेस्टेज को रोकना है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि इतनी मात्रा में, इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल रहना चाहिए आपके पास स्टॉक कि आगे आप उसको जो है प्रोडक्शन रुकने ना पाए, जिससे कि आगे प्रोडक्शन रुकने ना पाए, एक सही टाइम से प्रोडक्शन होता रहे और जो मटेरियल की कॉस्ट है वो भी कम आए। फिर आता है फर्म के लाभों में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रॉफिट। अगर सही जो है मटेरियल कंट्रोल होगा तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम आएगा, मटेरियल की कॉस्ट कम आएगी तो क्या होगा, हमारी कॉस्ट ओवरऑल कम आएगी, तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर आएगा सामग्री की हानियाँ न्यूनतम होना, मिनिमम स्पॉइलेज ऑफ मटेरियल, रोजगार में स्थायित्व, स्टेबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट। इसमें यह रहेगा कि सही सामग्री नियंत्रण रहेगा तो जो बिज़नेस होता है वो भी सही ढंग से चलता रहता है। जब बिज़नेस सही ढंग से चलता रहेगा कि जो लोग इसमें काम कर रहे होते हैं वो भी आसानी से, उनको भी सैलरी है इनकम है उनकी भी होती रहती है। लेकिन अगर क्या है कि जब सही मात्रा में जो स्टॉक है वो नहीं मिल पा रहा है, एकदम से काम बंद हुआ जा रहा है, फिर बहुत ज़्यादा स्टॉक हुआ जाए तो काम बढ़ाया देना पड़ रहा है, उसमें क्या रहता है, जो रोज़गार होगा उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। यानी कि एकदम से जब बढ़ जाएगा तो हमको ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता हो जाएगी, एकदम से घट जाएगा हमारा प्रोडक्शन तो हमको जो श्रमिक होंगे निकालने पड़ जाएंगे। फिर आ जाता है लेखन रिकॉर्ड की प्रभावी व्यवस्था, इफेक्टिव सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स। ये हो जाते हैं जो सामग्री नियंत्रण है उसके लाभ। अब हम पढ़ेंगे कि जो सामग्री नियंत्रण है उसकी क्या पद्धतियाँ हैं, वह क्या तकनीकें हैं। मैथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ मटेरियल्स इन्वेंट्री कंट्रोल। तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें हम आप पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, पहले ये देख लेते हैं। सामग्री नियोजन हेतु बजटरी तकनीकें, चुनिंदा सामग्री नियंत्रण तकनीकें, मितव्ययी आदेश मात्रा तय करने की तकनीक, सामग्री की विभिन्न सीमाओं व स्तरों को निर्धारित करने की पद्धति, निरंतर स्टॉक सूची प्रणाली तथा स्टोर्स के परीक्षण की प्रणाली, अधिक स्टॉक को कम करना तथा धीमी गति से उपभोग होने वाली सामग्री ज्ञात कर आवश्यक कार्यवाही करना। फिर आ जाता है नियंत्रण अनुपात। तो जो इंपॉर्टेंट है इसमें पहले हम उसे देख लेते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर बात आती है बजटरी तकनीकी की, तो बजटरी तकनीक में क्या होता है कि जो भी सामग्री या स्टॉक हम क्रय कर रहे होते हैं, कितनी मात्रा में कर रहे हैं, किस मूल्य पे कर रहे हैं, उसके लिए क्या होता है, एक क्रय बजट बनाया जाता है। बजटरी तकनीक से आप लोग समझ गए होंगे कि बजट की बात की जा रही है, तो उसके लिए क्या होता है, परचेज बजट बनाया जाता है, अलग अलग अवधियों का, अलग अलग टाइम पीरियड का। उसके बाद जो है जिससे हमें ये पता चल सके कि किस तरह से सामग्री को रखा जाएगा। फिर आ जाता है चुनिंदा सामग्री नियंत्रण तकनीकें, सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एबीसी विश्लेषण क्या है, एबीसी एनालिसिस टेक्निक। तो इसे समझ लीजिएगा अच्छे से, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो हो जाती है ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल, यानी कि हमेशा अच्छा नियंत्रण करना। इसमें क्या रहेगा कि 3 वर्ग बांटे जाते हैं, जो सामग्री होती है उसके 3 वर्ग बांटे जाते हैं। पहला हो जाएगा जो ए होगा, सर्वाधिक उपभोग मूल्य वाली वस्तुएं, बी हो जाती हैं मध्य स्तरीय उपभोग मूल्य वाली वस्तुएं, सी हो जाती हैं कम उपभोग मूल्य वाली वस्तुएं। तो इसमें क्या रहेगा कि ये 3 स्तर बना दिए जाते हैं और उसी के अनुसार नियंत्रण की नीति अपनाई जाएगी। ए वर्ग की वस्तुओं पर कठोर नियंत्रण किया जाता है क्योंकि वो उनका मूल्य अधिक रहेगा, बी वर्ग की वस्तुओं पर मध्यम स्तरीय नियंत्रण होगा और सी वर्ग की वस्तुओं पर सामान्य नियंत्रण की नीति का पालन किया जाता है। इसमें एक सिद्धांत ये चलता है जो बहुत बोला जाता है कि पॉन्ड की चिंता कीजिए, पैनी अपनी रक्षा स्वयं करेगी। टेक केयर ऑफ द पॉन्ड, द पेनी विल टेक केयर ऑफ इट्ससेल्फ। इसमें क्या रहेगा कि एक टेबल बनाई जाती है, जो आपकी टेबल आपको नीचे दिख रही होगी,
तो टेबल आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। ए वर्ग जो होगा तो एक आपका हो जाएगा वर्ग का कॉलम, दूसरा हो जाता है सामग्री की संख्या या मात्रा का प्रतिशत, फिर थर्ड वाला हो जाता है सामग्री के कुल उपभोग मूल्य का प्रतिशत। तो यहाँ पर जो ए सामग्री है वो 5 से 10% ही यूज़ किया जा रहा है मात्रा का, और लेकिन उसकी जो मूल्य है, क्योंकि मूल्य उसका ज़्यादा है, तो जो टोटल अमाउंट आएगा वो 70 से 75% हो जाएगा। फिर बी आ जाएगा 20 से 25% और इनका उपभोग मूल्य हो जाएगा 15 से 20%। फिर सी आ जाएगा 70 से 75%, मतलब सबसे ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं 70 से 75%, लेकिन उसका मूल्य क्या होगा, सिर्फ 5% से 10% ही होता है। इसको सॉल्व करने में सबसे पहले क्या किया जाता है कि सब जो भी उपभोग कर रहे हैं सामग्री, उसकी एक सूची निकाली जाती है कि एक वर्ष में कोई भी व्यक्ति किस तरह की सामग्री का प्रयोग करता है, उसकी मात्रा कितनी होती है और प्रति इकाई दर भी कितनी आएगी। सबसे पहले हम ये जो है इसकी सूची बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मात्रा में दर का गुणा कराया जाता है, उससे एनुअल यूजर्स वैल्यू निकल के आती है। उसके बाद क्या होगा कि जो भी मूल्य निकाली है हमने उसकी वैल्यू, एनुअल यूजर्स वैल्यू उसकी, उसके बाद क्या करते हैं मूल्य के आधार पर उनको एक रैंक दे दिया जाता है अवरोही, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको एक हम रैंक दे देते हैं। ऊपर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, बढ़ते से घटते क्रम में। उसके बाद क्या जाता है, जो उपभोग मूल्य की राशि के आधार पर पहले से जो हमने एक टेबल जो अभी मैंने आप लोगों को समझाई उसके अनुसार उसको अलग अलग दिखाया जाता है। और उसके बाद क्या होगा कि जो भी बंटवारा हमने किया है, यानी कि जो भी हमने 3 बनाए थे वर्ग ए बी सी, उसके बेसिस पे क्या होगा कि सामग्री की मात्रा एवं उपभोग मूल्य का प्रतिशत निकाल लिया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से होता है। इसके न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, इसका न्यूमेरिकल नहीं आते। इसकी थ्योरी पूछी जाती है कि एबीसी विश्लेषण क्या है शॉर्ट में, तो आप लोग इतना आंसर लिख दीजिएगा, सफिशिएंट होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आगे। इसके बाद इसमें और भी तकनीकें हैं, जो वीडी एनालिसिस टेक्निक है, एचएमएल एनालिसिस है, एफएसएन है, एसडीई है, एसओएस एनालिसिस टेक्निक है, लेकिन ये सब नहीं पूछी जाती है एग्जाम में, सिर्फ एग्जाम में पूछी जाती है एबीसी विश्लेषण, तो आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, उस पर आते हैं मैत्रेयी आदेश मात्रा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर टू क्वांटिटी क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, फिर हम चलेंगे इसके न्यूमेरिकल्स पर। तो सबसे पहले आएगा मैत्रेयी आदेश मात्रा का आशय क्या होता है, इसका अर्थ नाम से क्लियर है, मितव्ययी आदेश मात्रा या फिर आर्थिक आदेश मात्रा। एक इस तरह के आदेश की मात्रा तैयार करना है, एक ऐसा ऑर्डर का हमारा क्वांटिटी होनी चाहिए जिसमें कि हमारी मितव्ययी रहे, इकोनॉमिक रहे, कम से कम पैसा इन्वॉल्व रहे, बचत भी हो सके, हमारी नियंत्रण रहे, इस तरह का एक हमारा ऑर्डर का पूरा वो होना चाहिए। तो जो मितव्ययी आदेश मात्रा होगी इसको आदर्श अनुकूलतम मात्रा भी कहा जाता है। इसमें रहता है कि इस तरह से रखा जाए इसको कि आदेशन और वहन लागत क्या हो, न्यूनतम हो, यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और जो कैरिंग कॉस्ट है वो कम से कम आए। तो यहाँ पर इसके लिए साथ ही इस चीज़ का भी ध्यान दिया जाएगा कि बड़ी मात्रा में माल लेंगे तो व्यापारिक छूट भी मिलती है, यातायात की यानी कि जो आने ले जाने के लिए जो हमें देना पड़ता है उसमें भी मितव्ययता रहेगी, लेकिन वो इतना अधिक ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा कि हमें ब्याज और बीमा और माल के संग्रह के लिए अलग से जो है एक्सपेंसेस करने पड़ जाएं, तो वो हो जाती है मितव्ययी आदेश मात्रा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, मितव्ययी आदेश मात्रा का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, जो डेटा चाहिए होता है, पहला हो जाता है वार्षिक प्रयोग की मात्रा इकाइयों में, एनुअल यूजेस हो जाएंगे। उसका आ जाएगा प्रति आदेश प्रेषित करने की लागत, पर ऑर्डर की कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट पर ऑर्डर। फिर आता है प्रति इकाई वार्षिक माल रखने की लागत, कैरिंग कॉस्ट या फिर होल्डिंग कॉस्ट कहा जाता है इसे। अब देखते हैं इसको निकालने का मेथड क्या होगा। इसको निकालने के 3 मेथड्स होते हैं, एक तालिका विधि होती है, टैबुलर मेथड होगा, दूसरा हो जाता है चित्रण विधि और तीसरा हो जाता है अंकगणितीय विधि, अर्थमेटिक मेथड। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो हो जाती है अंकगणितीय विधि। इसमें क्या फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, EOQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 इंटू आर इंटू CO अपॉन CC और CH। अब देख लेते हैं कि ये क्या है, आर क्या होता है, CO क्या है। आर क्या हो जाता है, एनुअल रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स, इकाइयों में वार्षिक उपभोग, कि किसी वस्तु की सामग्री की कितनी आवश्यकता है हमको उस वर्ष में। फिर आ जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इकाइयों की यूनिट्स की बात हो रही है, रुपीज़ में बात नहीं हो रही, यूनिट्स में बात हो रही है। फिर आ जाता है CO क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर पर ऑर्डर और नॉन कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी कि आदेश देने की प्रति आदेश लागत, कि जितना आदेश हम देंगे उसकी प्रति एक आदेश देने की लागत कितनी आएगी, या फिर वहन आदेश की वहन लागत प्रति आदेश। फिर आ जाता है CC और CH, एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज इनटू प्राइस पर यूनिट। यहाँ पर जो है एनुअल का जो CO है या CH है, कि उसको संग्रहित करके रखेंगे, क्योंकि जो सामग्री हमने मंगाई है ना उसको अपने पास सेव करके रखना भी तो है, कि जो उसके लिए हमें वेयर हाउस चाहिए होगा, उसके जो स्टोर कीपर की ज़रूरत होगी, जो है उसमें सबकी सामग्री का पूरा रिकॉर्ड रख सकेगा, बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी। तो वहाँ पर क्या उसकी
कॉस्ट ऑफ होल्डिंग आएगी कि कुछ सामग्री ऐसी होती है जैसे किसी जो है विशेष एनवायरनमेंट में रखने की आवश्यकता है, उसके लिए एटमॉस्फेयर जो ठंडा होना चाहिए, गर्म, कुछ भी डिपेंड हो सकता है सामग्री के ऊपर कि किस तरह का उसका नेचर है। उसके बाद आ जाता है, अगर इसमें साथ में जो दे रखा है कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज, कहीं कहीं पर आपको देखा होगा क्वेश्चन में कि परसेंट में दे रखा है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 20% दे रखा है तो 20 लिख देंगे तो गलत होगा। 20% अगर निकालना तो आपको उसे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अब आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पर आपको क्या रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर के है जो दे रखी है अपॉन के ऊपर उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, उसके बाद उसे डिवाइड किया जाएगा, उसके बाद हम रूट निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं फिर हम न्यूमेरिकल पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न सूचना से मितीय आदेश मात्रा तथा वर्ष में दिए जाने वाले आदेशों की संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड इन द एयर। वार्षिक उपभोग दे रखा है, एनुअल कंजम्पशन 4000 यूनिट्स का। तय करने की प्रति इकाई आदेश लागत है, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर 60, प्रति इकाई मूल्य है प्राइस पर यूनिट 10 रुपीज़ का, और गोदाम और वहन लागत औसत सामग्री का प्रतिशत के आधार पर स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री रुपीज़ कितनी दे रखी है 3। आपको क्या निकालना है, इससे EOQ निकालना है। तो ये देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको फार्मूला लिखना होगा। किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उसका फार्मूला लिखना होता है कि फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, EOQ कितना हो जाएगा 2 इंटू, पहले हम रूट लेंगे 2 इंटू आर इंटू CO। CO क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, और उसके बाद क्या आ जाएगा अपॉन में CC क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैरिंग, या फिर जो कभी कोई CH भी लिखा होता है कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग जिसे कहेंगे, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब हम रखेंगे इनपुट करेंगे अपनी जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है फार्मूले में वो। अब रूट आ जाएगा 2 इंटू आर कितना था एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी दे रखी है आपके क्वेश्चन में 4000 इकाइयाँ दे रखी हैं, रही 4000 इकाइयाँ हम यहाँ पर लिख लेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर मंथली दे रखी होगी रिक्वायरमेंट तो आपको उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा वार्षिक हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा CO कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी 60 दे रखी थी, यहाँ पर 60 आ जाएगा। अपॉन में अब आ जाएगा CC कॉस्ट ऑफ कैरिंग कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपके। यहाँ पर जो प्रति इकाई मूल्य है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई यूज़ नहीं होना है। उसके बाद हम क्या लेंगे, जो हमारी CC थी कॉस्ट ऑफ कैरिंग, गोदाम व वहन लागत आपके क्वेश्चन में जो दे रखी है ₹3, ये आपकी हो जाएगी कॉस्ट ऑफ कैरिंग। अब उसको यहाँ पर रख लेंगे। सब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा रूट को, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करिए, सबसे पहले इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48,000 आ जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा। 48,000 को 48,000 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपका 3। अब इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 3 1 टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा, कितना आ जाएगा 16,000। अब इसका हमें रूट निकाल लेना है। 16,000 को रूट निकालिए कितना आ जाएगा, 16,000 को रूट निकालने के लिए आपका आ जाएगा 400 यूनिट्स। यही हो जाएगा हमारा EOQ। तो ये इस तरह से आ जाएगा आपका EOQ। अब इसमें आगे और क्या निकालने को बताया था, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स इन ईयर निकालने को बताया था। तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स इन ईयर कैसे निकालते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है टोटल यानी कि 4000 यूनिट्स, अपॉन में क्या आ जाता है जो EOQ आपने भी निकाला है। रिक्वायरमेंट कितनी थी 4000 की, और अभी EOQ जो आपने निकाला था वो ये निकाला था 400 यूनिट्स का, तो उसको अपॉन में कर लेंगे, डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10 ऑर्डर्स आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको आगे क्वेश्चन जो भी आएंगे वहाँ पर सॉल्व करना होगा, EOQ निकालना होगा। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे कि जो 10 दे रखा था ये सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसका कोई यूज़ नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है आपको और कुछ नहीं। पहले क्वेश्चन लेते हैं, जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ का दे रखा है। क्वेश्चन है मितीय आदेश मात्रा क्या है, निम्नलिखित में से मितीय आदेश मात्रा की गणना कीजिए। व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कैलकुलेट EOQ फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इससे आपको निकालना है कि किस तरह से कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ क्या होगा। सबसे पहले दे रखा है क्वेश्चन में आपकी मात्रा यानी कि Q क्वांटिटी हो जाएगी 600 यूनिट्स की। उसके बाद दे रखी है आदेश देने की लागत कितनी दे रखी है 12 पर ऑर्डर। उसके बाद दे रखा है कि वहन लागत कितनी, कैरिंग कॉस्ट कितनी है 20% दे रखी है यहाँ पर आपकी, ये जो है कैरिंग कॉस्ट 20%। फिर आ जाएगा प्रति इकाई मूल्य यानी कि प्राइस पर यूनिट कितना दे रखा है 20। इससे आपको क्या निकालना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। तो आइए देखते हैं कि इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो EOQ निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए। EOQ का क्या होता है, रूट हो जाएगा
2। यहाँ पर आपका जो ये 2 है वो परमानेंट रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने, तो आपको लिखना ही लिखना है। एनुअल रिक्वायरमेंट जो होती है आर हो जाएगा, फिर आ जाता है कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, और अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैरिंग, या फिर CH भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग। तो यहाँ पर आपकी जो दे रखी थी क्वेश्चन में, रिक्वायरमेंट कितनी दे रखी थी, 600 यूनिट्स की दे रखी थी। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में बताया हुआ था आपके, कितना हो जाएगा 12। उसके बाद अपॉन में आ जाएगी कॉस्ट ऑफ कैरिंग। कॉस्ट ऑफ कैरिंग दे रखी है 20%, और प्रति इकाई मूल्य बताया है 20 रुपीज़। तो यहाँ पर आपकी जो कैरिंग कॉस्ट निकलेगी, जो 20 रुपीज़ आपका प्राइस दे रखा है, मूल्य दे रखा है, उसके का ही 20% निकाला जाएगा। तो 20 जो दे रखा था, तो साइड में निकाल लेते हैं, 20 जो दे रखा था उसी का ही आप 20% निकाल लीजिए। कितना आ जाएगा, 2 से 0 चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4। तो कॉस्ट ऑफ वो कैरिंग हो जाएगी 4। इससे पहले का जो इलस्ट्रेशन देखा था, तो वहाँ पर जो दे रखा था प्राइस पर यूनिट, उसका कोई यूज़ नहीं था, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट बता दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, परसेंटेज ने बताया। जब परसेंटेज ने बताएगा तो आपको निकालना होगा, क्योंकि साथ में दे रखा होगा कि प्राइस पर यूनिट कितना है, उसी पर ही आप उसको निकाल दीजिएगा। अब उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 600 इंटू 2 हो जाएगा 1200, 1200 को 12 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 14,400, 14,400 अपॉन आ जाएगा 4। अब क्या करना है, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, उसके बाद 2 कैरी हो जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3,600। यहाँ पर जो है कॉमा जरूर लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका रूट हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 यूनिट्स आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो EOQ होगा हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट पूछ रहा था कि कितने ऑर्डर हमें एक वर्ष में देने होंगे, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑर्डर पर ईयर। तो अभी आपने देखा था इलस्ट्रेशन में हमने कैसे निकाला था। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट की जो होती है हमारी, क्वेश्चन कितनी थी 600 की, उसको जो हमने EOQ निकाला होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 600 की थी, EOQ हमारा 60 निकल के आया है, डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 ऑर्डर्स पर ईयर आ जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। आपने देखा कितना ईजी था, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। आगे जो इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो भी आप लोगों ने देखे हैं, उसको सॉल्व करिएगा। आगे जो इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं EOQ के, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आंसर भी दे रखा है, आप लोग उसको जो है सॉल्व करिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का आंसर आया है कि नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन आप लोग का नहीं आ रहा है। तो आगे उसी पर उससे नेक्स्ट मैं अलग से वीडियो लाऊंगी, जहाँ पर इसको आपको सॉल्व करके बताऊँगी। इसमें आगे कब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।